नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्रॉपर्टी जंक्शन के इस खास एपिसोड में। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत। अगर आपने किसी से प्रॉपर्टी की डील की, बयाना दिया और डील के लिए सिर्फ आपने अग्रीमेंट टू सेल साइन किया हुआ है और उस अग्रीमेंट को आपने अब तक अगर रजिस्टर नहीं कराया, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये डील कोर्ट में मान्य है। सुप्रीम कोर्ट का जवाब है हाँ, ये डील पूरी तरह से मान्य है, क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति मालिकाना हक की बात नहीं कर रहा, बल्कि डील के अस्तित्व को लेकर बात की जा रही है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे उस हालिया फैसले की जो हजारों बायर्स और सेलर्स के लिए उम्मीद लेकर आया है। तो आज के शो में हम चर्चा करेंगे अग्रीमेंट टू सेल जो है वो कैसे जो है अब सुप्रीम कोर्ट से मान्यता पा चुका है। क्या अब बिना रजिस्टर्ड अग्रीमेंट को भी कोर्ट में मान्यता मिलेगी, ये हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है और कब लागू होता है। इसके अलावा चर्चा होगी कि प्रॉपर्टी बायर्स और सेलर्स को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इन सभी बातों पर चर्चा तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो भी उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मुकदमे में सबूत के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। दरअसल तमिलनाडु से जुड़े एक मामले में अपीलकर्ता ने साल 2001 में एक जमीन खरीदने के लिए एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट को सेल किया था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कुछ पैसों का भुगतान कर दिया था और उन्हें प्रॉपर्टी का कब्जा भी मिल गया था, लेकिन विक्रेता ने बाद में रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने केस को इस आधार पर खारिज कर दिया कि रजिस्ट्री नहीं हुई, इसलिए एग्रीमेंट मान्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 49 के तहत अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट को भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने साल 2010 के एस कलादेवी बनाम वीआर सोमासुंदरम केस का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी दस्तावेज का मकसद सिर्फ एग्रीमेंट को साबित करना है, ना कि मालिकाना हक, तो वो मान्य है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता को राहत दी और केस स्वीकार कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल जो है अपीलकर्ता को राहत दी, बल्कि इससे हजारों बायर्स को भी राहत मिली है। यार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट गौतम प्रसाद जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सर, सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है रियल एस्टेट बायर्स के लिए आपको क्या लगता है, कितना राहत भरा फैसला साबित हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला रियल एस्टेट के बायर्स के लिए काफी राहत भरा साबित हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था कि कई स्टेट्स ने अपने लोकल अमेंडमेंट करके एग्रीमेंट टू सेल को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट बना दिया था। इससे पहले सिर्फ सेल एग्रीमेंट कंपलसरी रजिस्ट्रेबल था, एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर हो या न रजिस्टर हो, दोनों में परफेक्टली वैलिड था, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल से आप प्रॉपर्टी के ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, भविष्य में ट्रांसफर करने का वादा कर रहे हैं। लेकिन जब पीछे तमिलनाडु ने, उत्तर प्रदेश ने इसे कंपलसरी रजिस्ट्रेबल कर दिया, तो इससे लोगों को में कंफ्यूजन आ गया कि बिना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के केस में शायद ये वैलिड नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 2010 में कलादेवी के केस में जजमेंट दिया था, जो उस समय कंपलसरी रजिस्ट्रेबल नहीं था वाली स्थिति में दिया था, सेम चीज को होल्ड किया है, क्योंकि सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट क्लियर करता है कि इवन इफ एनी डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड और नॉट, दैट कैन बी एडमिसिबल एज एविडेंस। जी सर, मैं आपसे ना एक आम आदमी के लिहाज से ये भी समझना चाहूंगी कि एग्रीमेंट टू सेल जिसका हम यहाँ पर आज जिक्र कर रहे हैं, जिसको लेकर ये पूरी चर्चा हो रही है, ये क्या होता है और ये कितनी अवधि के लिए जो है मान्य रहता है? एग्रीमेंट टू सेल एक ऐसी मतलब वैधानिक अनुबंध है या कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बायर और सेलर अपना टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करता है। मुख्यतः यह अमाउंट, किस अमाउंट में प्रॉपर्टी का सेल या परचेज होना है और कितने दिनों के अंदर में इस सेल को कंफर्म करना है, ये दो चीजों को के लिए होता है। ज्यादातर इसमें 3 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन आप इसमें 3 साल का भी समय दे सकते हैं, 10 साल का भी समय दे सकते हैं।
ठीक है एग्रीमेंट टू सेल की कानूनी बाध्यता की अगर आप बात करेंगे जी। तो कानूनी रूप से कोर्ट में आप इसे 3 साल के अंदर में ही एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, और अगर 3 साल से ऊपर का समय हो गया है तो क्या इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा कोर्ट में? जी, कोर्ट में अस्वीकार कर दिया जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है। मान लीजिए आपने एक एग्रीमेंट बनाया जिसमें आपने कहा कि 1 साल के बाद प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जीक्यूशन किया जाएगा, तो उस स्थिति में 3 साल का पीरियड उस 1 साल के बाद कैलकुलेट होना शुरू होगा। जी। और सर, और कौन कौन सी ऐसी सूरतें हैं जब ये अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट जो होता है वो सबूत के तौर पर अस्वीकार कर दिया जाता है? आपने एक सूरत तो बता दी जो समय की हो गई, इसके अलावा भी कोई और सूरत है क्या? जी, अगर आप अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट के तहत अपना मालिकाना हक मानने के लिए कोर्ट में जाएंगे तो वो अस्वीकार हो जाएगा। सिर्फ एविडेंस के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में स्वीकार किया जाएगा, लेकिन अगर आप उससे ओनरशिप राइट्स मांगने जाएंगे तो दैट विल बी रिजेक्टेड बाय कोर्ट। जी, तो अगर आप मालिकाना हक के लिए इस अग्रीमेंट को लेकर जा रहे हैं तो जैसा कि सर ने बताया है तो रिजेक्शंस जो हैं हो सकते हैं, कोर्ट आपकी अपील को खारिज कर सकता है अगर मालिकाना हक की बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि आपके और सेलर के बीच में एक डील हुई थी तो डील का औचित्य साबित करने के लिए जो है इस अग्रीमेंट को माना जा सकता है। सर, आपने जिक्र किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, हम जरा ये भी समझना चाहेंगे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है, इसके अंतर्गत जो है कोर्ट क्या क्या देखता है, अग्रीमेंट का स्वरूप देखता है या फिर नियत देखता है? जी, इसमें दोनों ही चीज देखता है। एक्चुअली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत आने वाला वाद है। इस वाद में जो भी वादी होता है वो कोर्ट को जाकर बताता है कि देखिए, मैंने अपने पक्ष की ये शर्तें पूरी करी हैं, चूंकि मैंने अपने पक्ष की सारी शर्तें पूरी करी हैं तो दूसरी पार्टी को उनका पक्ष का काम करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर देता है। उस सूरत में कोर्ट नियत भी देखता है और एग्रीमेंट का स्वरूप भी देखता है, क्योंकि एग्रीमेंट का स्वरूप में अगर आपने अपना पक्ष का चीज नहीं किया है या आगे नहीं करने को इच्छुक हैं तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आपको कोई भी रिलीफ नहीं देगा। जी सर, अब इस बीच में हमारे पास हमारे बहुत सारे बायर्स व्यूअर्स के सवाल जो हैं वो आ रहे हैं, तो कुछ दर्शकों के सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो भोपाल से आया हुआ है, राकेश का। ये जानना चाहते हैं कि अगर अग्रीमेंट जो है वो उसको स्टाम्प पेपर पे नहीं किया गया है तो क्या वो कोर्ट में मान्य होगा? ये एक सवाल मुझे लगता है काफ़ी लोगों के मन में होगा भी, सही सर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं आपसी सहमति से एक कागज़ पे बना लेते हैं कि भाई हम जो है 2 महीने के अंदर ये प्रॉपर्टी का जो है ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन अगर वो अग्रीमेंट पेपर पे नहीं हुआ है, स्टाम्प नहीं लगी हुई है, तो क्या कोर्ट उसे मान लेगा? जी, एविडेंस के लिए मानेगा, अदरवाइज नहीं मानेगा। ठीक है, तो राकेश जी एविडेंस के तौर पे मान सकता है लेकिन अदरवाइज जो है वो नहीं मानेगा। अगला सवाल दिल्ली से नीलिमा का है। ये कह रही हैं कि अगर सिर्फ जो है व्हाट्सएप या फिर ईमेल में जो है कोई डील हुई है तो क्या वो डील जो है कोर्ट में मानी जाएगी? क्योंकि आजकल सर डिजिटल युग है, लोग काफ़ी सारे जो डील्स हैं वो ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए भी कर लेते हैं, तो क्या हम वो ईमेल के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप चैट में जो कोई बातचीत हुई है उसको भी हम डील के तौर पे मान सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ पर क्या है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन है जिसके कुछ पार्ट्स हैं: ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, पार्टीज और लीगलिटी। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब यह है कि आपने एक ऑफर दिया, दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया। जी। कंसिडरेशन का मतलब है जिस चीज के लिए आप देने जा रहे हैं उस चीज के लिए कोई अमाउंट के बीच में डिसाइड हुआ है, विदाउट अमाउंट वैलिड नहीं होगा। चौथी चीज होती है पार्टीज की एलिजिबिलिटी, मतलब पार्टीज माइनर नहीं है, मेजर है, अनसाउंड माइंड का नहीं है, इस तरह की चीजें। ठीक है। और इसके अलावा वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कि कोई आप इलीगल चीज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपने चारों कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो इवन व्हाट्सएप चैट या ईमेल या दूसरे किसी डिजिटल माध्यम के द्वारा या इवन टेलीफोनिकली आप कोई डील करते हैं तो वो मान्य हो।
ठीक है, तो अगर 4 चीज़ें ये जो सर ने बताई हैं अगर पूरी हो रही हैं तो इसे जो है व्हाट्सएप के या ईमेल के ज़रिए जो अग्रीमेंट हुआ है उसे भी माना जा सकता है। अगला सवाल जयपुर से है, विवेक जैन का। ये कह रहे हैं कि अगर अग्रीमेंट 10 साल से पुराना है तो क्या अभी भी केस किया जा सकता है? नहीं, लॉ ऑफ लिमिटेशन में सिर्फ 3 साल के ही बाद आप नहीं कर सकते हैं। 10 साल से पुराने केस में आप तभी कर सकते हैं अगर एग्रीमेंट में आपका कोई ऐसा क्लाउज है जिसमें 7 साल के बाद एग्जीक्यूशन होना था। अगर प्रॉपर्टी 7 साल के बाद एग्जीक्यूशन होना था तो एग्रीमेंट के तहत कॉन्टिजेंट पीरियड 7 इयर्स का हो गया, रिमेनिंग 3 इयर्स तो उस स्थिति में आप कर सकते हैं, अदरवाइज। ठीक है, और अगला सवाल एक बहुत दिलचस्प सवाल है खुर्जा से कौशल शर्मा का। ये कह रहे हैं कि अगर आप यूपी में रह रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमें क्रॉस चेक कर लेने चाहिए ताकि बुलडोजर ना चले? देखिए, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको प्रॉपर्टी वैलिड है इस बात के सारे डॉक्यूमेंट कर लेने चाहिए। ठीक है। जैसे अगर आप यूपी का एग्जांपल लें तो जिस भी प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं जिस व्यक्ति से खरीद रहे हैं उस व्यक्ति के नाम म्यूटेशन है या नहीं। मान लीजिए आप कोई प्लॉट ले रहे हैं तो उस स्थिति में तहसीलदार के रिकॉर्ड में किस व्यक्ति का नाम है वो चेक करना जरूरी है। फिर वो लैंड आबादी लैंड है या एग्रीकल्चरल लैंड है, किस तरह का लैंड है, क्योंकि कई बार ये होता है एग्रीकल्चरल लैंड को आपको बेच दिया जाता है रेसिडेंशियल बताकर और आप उसमें घर बनाने जाते हैं तो ऑब्वियसली बुलडोजर चलेगा। तो उस तरह की चीजों को देखना जरूरी होता है। ठीक है, और सर जैसे आके आपने बताया कि एग्रीकल्चरल लैंड जो होती है कई बार उसे बोल दिया जाता है और हमने देखा है कि जहाँ जहाँ पर थोड़ी बहुत जो लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि अब जेवर एयरपोर्ट चूंकि आ चुका है, आसपास बहुत सारी लैंड है जिसमें आए दिन लोगों के पास मैसेज भी आते रहते हैं कि भाई आप यहाँ पर आकर ज़मीन ले लें, प्लॉट ले लें। अगर किसी के साथ ऐसा फ्रॉड हो जाए कि उसको एग्रीकल्चरल लैंड जो है ये कह के बेच दी जाए कि रेजिडेंशियल है, तो वो कहाँ पर जा सकता है, कहाँ कंप्लेंट कर सकता है, इसमें क्या आगे हो सकता है? देखिए, अगर आप रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स का नहीं लेते हैं तो आपके पास कंप्लेन करने का बहुत ज्यादा उसमें ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपने रेरा रजिस्टर्ड प्लॉटिंग का लिया है तो आप बिल्डर के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि ज्यादातर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट वही होते हैं जिसमें ऑथराइज्ड रूप से सरकार ने आपको अनुमति दी हुई है रेसिडेंशियल की। और नॉन रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में आप जाते हैं तो जेवर के आसपास ऐसा बहुत सा प्रोजेक्ट है जो एग्रीकल्चरल लैंड को रेसिडेंशियल बोलकर बेचा जा रहा है। इवन रजिस्ट्री में आपके रेसिडेंशियल नहीं लिखा जा रहा है, एग्रीकल्चर ही लिखा जा रहा है और लोग इस बात को पेपर्स पढ़ते नहीं है। तो वो थोड़ा सा पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर आपको एग्रीकल्चर के नाम से रजिस्ट्री हो रही है तो उसी समय में आप रुक सकते हैं और बोल सकते हैं कि नहीं, सिंस आपने मुझसे जो एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट टू सेल, वो आपने किया था रेसिडेंशियल का और आप मुझे एग्रीकल्चर की रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो आप मेरा पैसा वापस कीजिए। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आप कोर्ट में जा सकते हैं जहां लिखा हो जनरली एग्रीमेंट टू सेल में अगर आप एक पार्टी अपना काम पूरा नहीं कर पाती है तो दूसरी पार्टी को डबल अमाउंट वापस करने का प्रावधान होता है, तो आप बिल्डर से अपना डबल अमाउंट वापस ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखनी चाहिए कि आपको जो है कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले आपको ये ज़रूर चेक करना है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेजिडेंशियल बोल के आपको एग्रीकल्चरल लैंड जो है दी जा रही है। और जैसा कि गौतम जी ने भी बताया कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंडर जो है आप कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ जाकर आप ये कह सकते हैं कि भाई आपके साथ फ्रॉड हुआ है। ऐसे में एग्रीमेंट टू सेल यही कहता है कि आपको डबल पैसा जो है वो वापस मिल सकता है। खैर, अगर आपके भी अपने कुछ सवाल हैं, आप भी अपने सवाल जो है हमें भेजना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब दे, तो तरीका बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हमें व्हाट्सएप पर अपना ये सवाल भेजना है। आपको व्हाट्सएप मैसेज में जाके प्रॉप लिखना है, PROP, और उसके बाद आपको व्हाट्सएप करना है स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर 9354027995। इसके अलावा YouTube पर जो है हमारा शो रहता है, वहां पर जाकर भी आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल जो हैं वो लिख सकते हैं। हम YouTube से, Facebook से, X यानी कि जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, वहां से भी आपके सवालों को शामिल करते हैं।
तो गौतम जी के पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच में हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक आपको बहुत दिलचस्प जानकारी देने जा रहे हैं। अभिषेक आपको ये बताने जा रहे हैं कि एग्रीमेंट टू सेल, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, ये क्या होता है। इसके अलावा एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि आप लोगों को या बहुत से लोगों को जो है ये नहीं पता होगा कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो अभिषेक आज आपको बहुत आसान भाषा में ये बताएंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। तो अभिषेक के पास चलते और सबसे पहले समझते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल क्या है। थैंक यू पल्लवी। एग्रीमेंट टू सेल को अगर सिंपल भाषा में अगर डिफाइन करना हो तो इसमें सिंपली बायर और सेलर जो होते हैं वो फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर प्राइस को लेकर उसको तय करते हैं कि हम तब ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे, तो उसको लेकर एक समझौता होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है, उसे एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। अब इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, एग्रीमेंट टू सेल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, चलिए एक एक करके हम लोग ग्राफिक्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बायर और सेलर का नाम इसमें मेंशन होता है, साथ ही में मोबाइल नंबर जो होता है वो भी एग्रीमेंट ऑफ सेल में एग्रीमेंट टू सेल में मेंशन होता है। वहीं प्रॉपर्टी का एड्रेस और साइज, जैसे कि कारपेट एरिया और सुपर एरिया जो है वो भी इस चीज़ में मेंशन होता है। प्रॉपर्टी का टाइप क्या है, फ्री होल्ड है या फिर लीज होल्ड है, ये सब चीज़ें भी उसमें मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है और ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं एग्रीमेंट टू सेल में। अगर प्रॉपर्टी लोन पर है या फिर गिरवी है तो उसकी भी जानकारी उसमें मेंशन की जाती है। वहीं टोकन मनी या एडवांस अमाउंट, जैसे कि 10% अगर दिया गया है या 20% दिया गया है या कोई भी XYZ अमाउंट दिया गया है तो वो उसमें एग्रीमेंट टू सेल में मेंशन किया जाता है। और उसके बाद अगर जो भी बैलेंस अमाउंट होता है उसकी भी जानकारी एग्रीमेंट टू सेल में दी जाती है। वहीं डील रद्द होने या शर्तें तोड़ने पर क्या पेनाल्टी होगी और किसे ये झेलना पड़ेगा, इसके बारे में भी जानकारी एग्रीमेंट टू सेल में होती है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं कि एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो मतलब जैसे कि मैंने बताया कि भविष्य की डील का वादा यहाँ पर किया जाता है। वहीं सेल डीड जो होती है वो प्रॉपर्टी का असली ट्रांसफर होता है, यानी कि जब प्रॉपर्टी पूरी तरह से तैयार हो जाती है तब ये सेल डीड एक तरह से तैयार होती है। टाइम क्या होता है, ये पहले साइन कर लिया जाता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि शुरुआत में ये चीज़ें डिसाइड होती हैं कि 5 महीने बाद या 6 महीने बाद जब मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा तब मैं इसकी पूरी कीमत दूंगा। तो उस एग्रीमेंट के लिए ये पहले से साइन कर लिया जाता है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन की जाती है जो कि हम लोगों ने आपको पहले बताई। वहीं सेल डीड में ये लास्ट स्टेप होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जब प्रॉपर्टी आपकी तैयार हो जाती है तब ये सेल डीड तैयार की जाती है। और लास्ट में ज़रूरत कब पड़ती है इसकी, जब पेमेंट और बाकी काम पेंडिंग हो। और लास्ट में सेल डीड, जब पूरा काम हो जाता है, पैसा मिल जाता है, तब जाके सेल डीड इसकी बनती है। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। आपने बहुत आसान भाषा में जो है हमारी एक बहुत जो दुविधा थी उसको रिजॉल्व कर दिया है। आपने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया कि एग्रीमेंट टू सेल क्या है, उसके अलावा सेल डीड से जो है ये कैसे अलग होता है। खैर, इस बीच में हमारे साथ जो है गौतम जी जुड़े हुए हैं, वापस उनके पास चलते हैं। सर, जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है अब आया है एग्रीमेंट टू सेल को लेके, अब आपको क्या लगता है कि सेलर्स की जो मनमानी होती थी, कई बार होता था, हम देखते थे कि सेलर्स जो थे वो बाद में एकदम कह देते थे कि नहीं जी मुझे तो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है चूंकि इसके प्राइस जो है अच्छे खासे बढ़ गए हैं 1-1.5 महीने के बाद, तो अब जो है मैंने ऐसा नहीं करूंगा। तो उनकी सेलर्स की मनमानी पर कुछ हद तक जो है लगाम लग जाएगी। निश्चित रूप से पिछले 2-3 सालों में ऐसा हुआ है कि प्रॉपर्टी के दाम इतनी स्पीड से बढ़े हैं कि सेलर्स की टेंडेंसी हो गई थी कि नहीं जी मैं नहीं दे रहा हूँ। और चूंकि अनरजिस्टर्ड है, विशेषकर यूपी में अनरजिस्टर्ड को वैलिड उतना नहीं माना जाता है, जो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल हो गया है, तो उसके कारण लोगों को ये हो गया था कि नहीं जी अब मैं नहीं भी दूंगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब अब क्लैरिफिकेशन आ गया है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आप एविडेंस के रूप में इसे दिखा सकते हैं, तो सेलर्स अब ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन आपके मुताबिक सर, इस फैसले से जो है पुराने जो भी प्रॉपर्टी के विवाद अब तक चलते आ रहे हैं उन पर क्या असर देखने को मिलेगा? क्या इस फैसले को एक मिसाल के तौर पर जो है उन सब विवादों में यूज किया जाएगा? बहुत ज्यादा असर पुराने फैसले पर नहीं होगा, क्योंकि ये कला देवी में ऑलरेडी ये चीज एक पोजीशन था जी, जिसको रिकन्फर्म किया गया है। तो इसलिए पुराने रनिंग केसेस में बहुत ज्यादा असर इसका नहीं होगा। ठीक है, तो पुराने जो उतने भी डिसीजंस है उसमें बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक थोड़ा सा और कंफ्यूजन ये है कि ये फैसला जो है दोनों तरह की प्रॉपर्टी पर क्या लागू होगा। मेरी बात यहाँ पर मैं बात करना चाह रही हूँ कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो ये जो है दोनों पर लागू हो जाएगा? जी, ये दोनों पर लागू होगा।
ठीक है, तो ये फैसला जो है दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ पर लागू है। अगर आपके पास कमर्शियल है या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और आपको भी लग रहा है कि आपको कुछ ऐसी ही परेशानी झेलने को मिल रही थी, तो आपके लिए ये अच्छी खबर साबित होती है। लेकिन सर, कई बार ऐसा भी होता है गौतम जी कि हमने देखा है कि लोगों के बीच में एक ओरल अग्रीमेंट हो जाता है, मौखिक सहमति बन जाती है। तो उसमें क्या होता है कि भाई हमने आपस में बात कर ली, अब उसको कोर्ट में कैसे प्रूव किया जाएगा? इसमें इस ओरल अग्रीमेंट के अंदर जो है आगे क्या हो सकता है? क्योंकि अग्रीमेंट टू सेल तो एक लिखित डॉक्यूमेंट हो गया, लेकिन जब ये आपस में बातचीत के बेसिस पे होता है तो उस केस में आगे क्या होगा? देखिए, अगर आपस में बातचीत के बेसिस पर होता है और दोनों पार्टी के साथ में उस समय में कोई मौजूद हो, जनरली कोई प्रॉपर्टी डीलर होता है या दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड होता है, तो वैसे लोग अपने ओरल एविडेंस से इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में ओरल एग्रीमेंट भी पूरी तरह से वैलिड होगा। लेकिन उसमें क्या है, जनरली जब विटनेस को बुलाया जाता है, विटनेस कई बार कंसिस्टेंस विटनेस नहीं देते। मतलब एग्जामिनेशन में उसने कुछ बोला, क्रॉस एग्जामिनेशन जब उससे किया जाए तो बातें थोड़ी बदल जाती हैं जी। उस स्थिति में वो उतना स्ट्रांग विटनेस नहीं रह जाता है और अमान्य हो जाता है। लेकिन अगर आपका विटनेस एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंट रहा है, तो ओरल एग्रीमेंट भी उतना ही वैलिड है जितना कि अनरजिस्टर्ड साइंड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ऐसे में क्या आप सलाह देते हैं, जितने लोग भी इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, कि अगर किसी तरह की मौखिक सहमति बन रही है, ओरल कुछ अग्रीमेंट हो रहा है, तो कोई ना कोई ऐसे 2 से 3 गवाह जो हैं उसमें मौजूद होने चाहिए, ताकि अगर कल को कहीं पे भी डिसएग्रीमेंट होता है तो वो गवाह जो हैं वो आगे आके मदद कर सकें? इनफैक्ट ओरल एग्रीमेंट अगर आप कभी भी करें तो ऑब्वियसली गवाह होना बहुत जरूरी है। बिसाइड्स दैट, अगर संभव हो तो उसको रिटर्न में कर लें, क्योंकि जनरली कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के समय में टिकना बहुत मुश्किल होता है और गवाह उसमें कुछ ना कुछ गलती ऐसी कर देता है जिससे कि आपका केस कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि अगर आप रिटर्न अग्रीमेंट कर लेंगे तो वो सबसे बेहतर साबित हो सकता है। ओरल अग्रीमेंट में जैसा कि गौतम जी ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि गवाह जो होते हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन में ब्रेक हो जाते हैं, वो इतने सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए दिक्कत आ सकती है। तो आप ऐसी दिक्कतों से अगर बचना चाहते हैं तो बेस्ट ये है कि आप रिटर्न अग्रीमेंट किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर अगर करना चाह रहे हैं तो तुरंत कर लीजिए, ताकि भविष्य में किसी तरह की ऐसी परेशानी आपको ना झेलनी पड़े। खैर, हम कुछ और सवालों को भी हमारे दर्शकों से शामिल कर लेते हैं। हमारे दर्शकों के लगातार हमारे पास सवाल आ रहे हैं। अगला सवाल जो है वो लखनऊ से मीनाक्षी का है। गौतम जी ये जानना चाह रही है कि क्या ये जो फैसला है उन सभी मामलों पर भी लागू होगा जहां सेलर की मृत्यु हो चुकी है? जी, जहां भी सेलर की मृत्यु हो चुकी है उस पर भी यह फैसला लागू होगा, लेकिन उस स्थिति में आपको अपना वाद सेलर की मृत्यु से 90 दिनों के अंदर में कोर्ट में फाइल करना होगा। तो इस सूरत में थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को और एक्सप्लेन करके बताइए कि इस सूरत में आखिरकार होता क्या है अगर सेलर की मृत्यु हो चुकी होती है और अगर अग्रीमेंट टू सेल जो है वो पहले साइन हो चुका था, फिर आगे जाकर जो है क्या उनके नॉमिनीज जो होते हैं वो पूरा प्रक्रिया को पूरा करते हैं? एक्चुअली उसको हम लीगल हेयर्स बोलते हैं, दैट इज नॉट नॉमिनी। ओके। लीगल हेयर किसी भी व्यक्ति का क्लास 1 लीगल हेयर हिंदू के केस में होता है, जिसमें उसके माता पिता, उनकी वाइफ या हस्बैंड जो भी स्पाउस है और बच्चे होते हैं। सभी लीगल हेयर्स जितने भी हैं सबको ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल करके वो आप केस फाइल कर सकते हैं। आप अगर सोचेंगे कि नहीं जी किसी का हुआ, अब मैं उसके एक बेटे को सिर्फ लीगल हेयर बनाऊंगा, नहीं, आपको जितने बेटे बेटी हैं या उनकी स्पाउस हैं और अगर उनके माता पिता जीवित हैं तो उन सभी को पार्टी बनाकर एक केस फाइल करना होगा। और ये आपको उनके डेथ जब भी आपको पता चली है उसके 90 दिनों के अंदर करना होगा। ठीक है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी पार्टी जिनके अगेंस्ट आप केस करना चाह रहे हैं उनका डेथ हो गया, आपको पता नहीं चला, तो वैसी स्थिति में आप कंडोनेशन ऑफ डिले के एप्लीकेशन के साथ यही केस को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो 90 दिन के अंदर आपको जब भी पता लगा मृत्यु हुई है उसके 90 दिन के अंदर आपको जो है केस फाइल करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं गौतम जी इसका मतलब ऐसा है कि ऐसे केसेस में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि
पहले एक व्यक्ति ने डिसाइड करना था कि उसने आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है नहीं बेचनी है, उसके साथ अग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अब सारे लीगल हेयर्स जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है उनके सामने वाले व्यक्ति के 4 बच्चे हों, पत्नी है, घर में 2 बेटियां भी हो सकती है, तो मतलब सबकी कंसेंट जो है उसमें रहेगी फिर? नहीं, एक्चुअली उनके कंसेंट या नहीं कंसेंट से कुछ मतलब नहीं है जी। हाँ, कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है क्योंकि कोर्ट को सभी पार्टीज को सर्विस कराना होता है। जी। अब मान लीजिए उनमें से कोई इंडिया से बाहर रह रहा है तो ऑब्वियसली सर्विस में दिक्कत होगी। आपके सेम सिटी में नहीं रह रहा है तब भी सर्विस में दिक्कत होगी। लेकिन वंस दे कम टू कोर्ट दे डोंट हैव राइट कि नो वी आर नॉट डिसएग्री। ओके। क्योंकि एग्री करना या नहीं करना वो तो उनके प्रेडिसेसर ने कर दिया जिनके बिहाफ पर वो जा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, बस इनको जो है वहां पर एक बार कोर्ट में मौजूद होना होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल जो है वो इंदौर से अनुराधा का है। ये जानना चाह रही हैं कि ये फैसला जो हुआ है क्या कृषि भूमि पर भी लागू होगा? जी, कृषि भूमि पर भी लागू। ठीक है, तो चाहे वो जैसा कि हमने बताया था पहले भी, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, एग्रीकल्चरल लैंड हो, कोई भी लैंड है उस पर जो है ये फैसला लागू होता है। मेरठ से अगला सवाल जो है वो फरहान का है। वो कह रहे हैं कि अगर अग्रीमेंट पर दोनों पक्षों के सिग्नेचर हैं लेकिन गवाह के सिग्नेचर नहीं है तो क्या वो मान्य माना जाएगा? जी, गवाह का इतना एसेंशियलिटी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन का पार्ट में बताया था, वो चारों कंडीशंस पूरा हो जाता है तो मान लें। ठीक है, तो गवाह का सिग्नेचर जो है इसमें कोई इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोनों पार्टीज के सिग्नेचर होने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। खैर गौतम जी, अंत में मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी, क्या इस फैसले से फर्जी अग्रीमेंट की संभावना भी बढ़ सकती है? मे बी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने आप को, अपने केस को मजबूत करने के लिए एक नकली एग्रीमेंट बना सकते हैं और उसको लेकर कोर्ट में जा सकते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए? इसे रोकने का तरीका क्या है? देखिए, इसे रोकने का ऐसा कोई बहुत ज्यादा बड़ा तरीका नहीं है, क्योंकि अभी भी नॉर्मली कई केसेस हम कोर्ट में देखते हैं जिसमें नकली एग्रीमेंट की मदद ली जाती है। पर अल्टीमेटली इन केसेस में जिसमें भी नकली एग्रीमेंट होता है वो किसी न किसी माध्यम से प्रूव किया जा सकता है कि दिस एग्रीमेंट इज फेक और उसके अनुसार कोर्ट उसको मान्य नहीं करती है। अगर ऐसी स्थिति में आपको हमेशा ही चाहिए कि आप सिविल केस करके छोड़ न दें। अगर फेक एग्रीमेंट आया है और कोर्ट में प्रूव हुआ है कि ये फेक एग्रीमेंट है तो आप क्रिमिनल केस करके दूसरी पार्टी को पनिश करें। तो ड्यू टू वो जो उससे डर होगा, उस डर की वजह से इसमें थोड़ा सा कमी आएगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है जैसा कि गौतम जी ने बताया। अगर आपको लगता है कि फर्जी अग्रीमेंट जो है किसी ने कोर्ट में पेश किया है और कहीं ना कहीं आप जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे ऐसे ही ना छोड़ें बल्कि क्रिमिनल केस करके जो है उसे आगे लेकर जाएं, ताकि सामने वाले पार्टी जो है उसको सज़ा हो और उससे एक अंदर डर भी आएगा लोगों के कि मुझे अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करना है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सही मायने में असर क्या है और कैसे सेलर और बायर पर इसका असर पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी आपका। थैंक यू वेरी मच सर। तो अगर आपने अग्रीमेंट टू सेल किया है, बयाना दिया है और सामने वाला मुकर गया है, तो अब आपके पास भी कानून का सहारा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रियल एस्टेट सेक्टर में बायर्स और सेलर्स के बीच भरोसा बढ़ाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते प्रॉपर्टी जंक्शन में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।